Hi everyone, welcome to Synopsis IS. I'm Deepika Chadda and today we are doing a new lecture for the GS4 series, that is ethics. I know you all must have been waiting for the new lecture, so finally आज start करते हैं एक नया topic. But before that, this is our website. Please have a look at the special courses which are running. This is Hindu and Indian Express in 5 minutes, 2020 and 50-50 series. This is the most important series for the prelims examination, and you can also enroll to this PT 360 degree course. Then for GS4, you can visit the details over here and then register if you want to. So start करते हैं आज का lecture. So last lecture में हमने emotional intelligence को cover किया था. Today we are doing a new topic altogether, that is ethics in public administration. ठीक है. So ये जो topic है वो काफ़ी बड़ा है, तो ये parts में आएगा. So this is part 1 of that topic. So start करते हैं फटाफट से. इसे क्या क्या इसमें important चीज़ें हैं वो हम देखेंगे आज. सारी जो फैक्चुअल चीज़ें रहेंगी वो उसे फटाफट ब्रीफ में कवर करेंगे, एंड जो एक्सप्लेनेबल होंगी उसे एक्सप्लेन किया जाएगा. ठीक है. सो बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है, और उसमें एथिक्स का क्या रेलेवेंस है, क्या रोल है, क्या डायलेमाज है, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली एग्जीक्यूटिव ब्रांच को बोलते हैं. ठीक है. पब्लिक मतलब जो जनता से रिलेटेड है, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एनीथिंग विच रन्स द गवर्नमेंट. ठीक है, या विच रन्स एनी सिस्टम. एडमिनिस्ट्रेशन हम तभी बोलते हैं, यानी कि प्रशासन जो सारी चीज़ों को ऑपरेशनलाइज करता है. ठीक है. और अगर हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे स्पेशल फोकस हमारा पब्लिक ब्यूरोक्रेसी पे जाता है. ठीक है. ब्यूरोक्रेसी मतलब ऐसे लोग जो सिविल सर्वेंट्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं. ठीक है. द मशीनरी विच इज़ बीइंग रन, एंड जो प्रोसीजर्स, जो रूल्स रेगुलेशन, सब कुछ जो गवर्नमेंट का होता है. ठीक है. अल्टीमेटली बोलने को गवर्नमेंट हम बोलते हैं कि ये पॉलिटिशियंस हैं, ये नेता है, एंड एवरीथिंग. बट गवर्नमेंट सरकार जो है वो चलती कैसे है. ठीक है. मशीनरी जो गवर्नमेंट की है, हाउ द रूल्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, हाउ प्रोसीजर्स आर बीइंग डन. ठीक है. उसको चलाने वाला जो सिस्टम होता है, ठीक है, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं. ठीक है. सो उस एडमिनिस्ट्रेशन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं. और एग्जीक्यूटिव ब्रांच उसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज वो सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करती है. ठीक है. जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आएंगी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले जाएंगे, जो भी ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा. ठीक है. अब सुप्रीम एम होता है इसका अल्टीमेटली कि ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड किया जाए. ठीक है. बाकी सारे राइट्स तो अपहोल्ड हमें करने ही हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से निकलते हैं, या फिर पॉलिटिकल राइट्स, सिविल राइट्स एंड ऑल दैट. ठीक है. वो सब सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो मेन गोल होता है दैट इज़ ह्यूमन राइट्स, कि हर इंसान को उसकी जो बेसिक ह्यूमन होने की वजह से जो उसके राइट्स हैं, ठीक है, बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन, वो उसे मिले. ठीक है. उससे कोई वंचित ना रहे. और विद इगैलिटेरियनिज्म का मतलब है कि इक्वालिटी बनी रहे. ठीक है. इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं. ह्यूमन राइट्स आर नथिंग बट द राइट्स विच आर अवेलेबल टू एनी ह्यूमन बीइंग. ठीक है. आपको, मुझे, या किसी भी इंडिविजुअल को अवेलेबल होते हैं जस्ट बाय बीइंग ह्यूमन. ठीक है. आप एक इंसान हो इसलिए आपके पास वो राइट्स हैं. आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाके मांगने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. जस्ट बाय बीइंग ह्यूमन यू हैव दोज राइट्स. ठीक है. दे आर इनएलिएनेबल, मतलब कोई भी आपको उन राइट्स से सेपरेट नहीं कर सकता, या फिर उन राइट्स को आपसे सेपरेट नहीं कर सकता. ठीक है. एंड ऑल्सो दे आर यूनिवर्सल, मतलब हर ह्यूमन बीइंग को अवेलेबल है. ठीक है. देन इक्वल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, ये जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसकी ह्यूमन राइट्स को डिफाइन करती है. ठीक है. यूनिवर्सल यानी कि हर ह्यूमन बीइंग को अवेलेबल है. इनएलिएनेबल आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, आप उससे सेपरेट नहीं कर सकते हो किसी भी ह्यूमन बीइंग से. ठीक है. चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो. ठीक है. इक्वल यानी कि सबके लिए बराबर है वो राइट्स. एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, these human rights will not discriminate any human being by the virtue of being rich or poor. ठीक है. by the virtue of being हिंदू और मुस्लिम और एनीथिंग. ठीक है. हर ह्यूमन बीइंग को वो राइट्स अवेलेबल है इक्वल बेसिस पे. इगैलिटेरिज्म डॉक्ट्रिन का मतलब है कि हर इंसान, ऑल ह्यूमंस आर इक्वल इन द फंडामेंटल वर्थ, यानी कि जो कोर वैल्यू है एक इंसान की वो उतनी ही है जो दूसरे इंसान की. यानी कि एक पीएम की वैल्यू और एक पीएन की वैल्यू, ठीक है, सेम होगी, क्योंकि वो दोनों इंसान हैं. फंडामेंटल वैल्यू की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है. नॉट द नेटवर्थ और एनीथिंग. सो दिस इज़ अबाउट ह्यूमन राइट्स, और इसी को अपहोल्ड करता है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली. ठीक है.
सो दैट्स हाउ इट इज़ रिलेटेड हेयर। आगे चलते हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, यानी कि हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो एथिक्स को डिफाइन करेंगे या डिटरमाइन करेंगे वो कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो आप कैसे बता सकते हो कि ये जो प्रशासन है उसमें एथिक्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे और कितना एथिकल है, ठीक है। इसकी 3-4 चीज़ें हैं, देखते हैं। पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट सबसे पहले मैटर करता है। पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है कि आपका जो सिस्टम है, ठीक है, जो आपका पॉलिटिकल नेचर है आपकी कंट्री का, ठीक है, वेदर इट इज़ अथॉरिटेरियनिज्म या फिर मोनोपोली है या डेमोक्रेसी चल रहा है या फिर अल्टीमेटली आपके लीडर्स कैसे हैं, ठीक है, पॉलिटिशियंस कैसे हैं, उससे डिफाइन होगा कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन कितना एथिकल है, ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो उनका पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडियन पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो वहाँ के एथिक्स आर डिफरेंट एंड वी हैव डिफरेंट एथिक्स, एंड सिमिलरली जो हमारे एथिक्स है दे आर डिफरेंट फ्रॉम चाइना, क्योंकि उनका पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आर्स, ठीक है। दैट्स हाउ पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट मैटर्स। अब बात करते हैं लीगल फ्रेमवर्क, यानी कि लॉज कैसे हैं कंट्री के। किसी भी कंट्री के जो लॉज होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि अल्टीमेटली वहाँ पे चीज़ें कैसे चल रही हैं, ठीक है, कि प्रोग्रेसिव लॉज हैं या रिग्रेसिव लॉज हैं या रिप्रेसिव लॉज हैं, ठीक है। जैसे कि किसी किसी कंट्री में जैसे अडॉप्शन एंड ये सब पे बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं, एंड आप कह सकते हो कि प्रोस्टिट्यूशन पे कैसे लॉज हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें डिफाइन करते हैं कि वहाँ के एथिक्स क्या हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज़ वेरी स्ट्रिक्ट लॉज फॉर दिस थिंग, ठीक है, इवन वी हैव रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस फॉर दिस थिंग। बट किसी और कंट्री जैसे कि US UK की बात करें तो वहाँ पे दिस थिंग इज़ लीगल, ठीक है। सो उस हिसाब से डिफाइन होता है कि आपका लीगल फ्रेमवर्क कैसा है, ठीक है। व्हाट आर द लॉज, रेगुलेशंस एंड रूल्स ऑन विच योर कंट्री इज़ रनिंग, ठीक है, दैट विल डिफाइन द एथिकल कंस्ट्रक्ट या एथिकल फ्रेमवर्क ऑफ योर कंट्री। नेक्स्ट इज वहाँ के एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी कि जो लोग रन कर रहे हैं। आप भी जाके एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे, अगर आप कल को IAS बन जाते हो, ठीक है, यू विल बी एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑल्सो अ पब्लिक एम्प्लॉय डेफिनेटली, बिकॉज यू आर वर्किंग अल्टीमेटली फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपके पर्सनल क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है, आप किन एथिक्स पे चल रहे हो, आप कितने अच्छे या कितने बुरे हो, या फिर हाउ एथिकल यू आर, इससे डिपेंड करेगा कि आप गवर्नमेंट को कैसे रन कर रहे हो, ठीक है, आपकी मशीनरी क्या है। अगर आप ब्राइबरी में बिलीव करते हो या फिर आप मॉरल वैल्यूज़ में बिलीव करते हो, ठीक है, सो इस इंसान की वैल्यूज़ अलग है तो ये अलग तरीके से गवर्नमेंट को रन करेगा, ठीक है। और जो ये वाला इंसान है जो मॉरल वैल्यूज़ में बिलीव करता है, ट्रूथ, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड ऑल दैट, ठीक है, तो उसके जो काम करने का तरीका होगा वो अलग होगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ एडमिनिस्ट्रेटर्स और पब्लिक एम्प्लॉयज़ की जो खुद की वैल्यूज़ हैं और जो एथिक्स हैं, ठीक है, वो कैसे हैं वो मैटर करते हैं आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स के लिए। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि सिटीजन्स और यूज़र्स ऑफ पब्लिक सर्विसेज। बेसिकली हर जो चीज़ होती है, ये फीडबैक सिस्टम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा 2 वे होता है, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि एक बंदा काम करता जा रहा है, जो जिसको भी आपने लीडर बना दिया या जो भी आपकी एरिया का या सोसाइटी का आपने MP MLA वगैरह बना दिया, ठीक है, सो दैट पर्सन इज़ रनिंग बट आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऐसे नहीं होता है। तो सिटीजन्स क्या चाहते हैं, यूज़र्स जो उन यूज़र्स को क्या सर्विसेज चाहिए उसी के हिसाब से जो है एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट करता है, ठीक है। एंड दैट्स हाउ इट डिफाइंस द एथिक्स। अगर वहाँ के सिटीजन्स जो हैं वो एथिकल हैं, ठीक है, दे बिलीव इन द एथिकल वैल्यूज, दे बिलीव इन द वेलफेयर ऑफ ऑल, ठीक है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ का वैसा ही होगा, बिकॉज वो वही करेंगे जो वहाँ के नागरिक चाहते हैं। लेकिन अगर सिटीजन्स ही उस तरीके से नहीं सोचते हैं, उनका थॉट प्रोसेस अलग है, ठीक है, सो वहाँ की जो मशीनरी है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो डिफरेंट तरीके से रन करेगा। सो ये 4 जो हैं ये वो करते हैं, डिफाइन करते हैं कि आपका एथिकल सिस्टम किस तरीके से रन करेगा। दे आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ पे डिपेंड करती है। बेसिकली कि सिटीजन्स और पब्लिक सर्वेंट्स के बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कितना कोऑपरेशन है, और ये दोनों जो एंटिटीज़ हैं कितना समझते हैं, ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं और जिनके लिए काम किया जा रहा है, इससे डिपेंड करेगा कि आपका जो सिस्टम है वो कितनी एफिशिएंटली रन कर रहा है। बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज आर ऑलरेडी देयर जो डिफाइन करते हैं कि आपको कैसे ऑनेस्टली काम करना है, कैसे आपको डिवोशन के साथ काम करना है, ठीक है, जो पब्लिक सर्वेंट्स का कोड ऑफ कंडक्ट होता है एंड एवरीथिंग। बट इन सब के होने के बावजूद
ऐसी भी बहुत कंडीशंस आ जाती हैं या बहुत सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे लॉ काम नहीं आता या फिर जिसके लिए कोई लॉ नहीं बनाया गया है, द एब्सेंस ऑफ लॉ इज़ देयर, ठीक है, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो ये केस स्टडी में भी आता है, ऐसी सिचुएशंस को आपको कैसे टैकल करना है, वहीं पे आपकी एथिकल जो पर्सपेक्टिव है वो चेक किया जाता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में सबसे पहले जो काम आता है, ठीक है, वो होता है आपका इनर कॉन्शियस। यू आर अकाउंटेबल टू योर सेल्फ कॉन्शियस, ठीक है। सो एथिक्स बिफोर लॉ की बात हो रही है यहाँ पे, कि आपके पास चाहे उस चीज़ से रिलेटेड कोई लॉ है या नहीं है, बट आप फिर भी अपने कॉन्शियस के हिसाब से कैसे एक्ट करते हो, वेदर यू विल एक्ट इन अ गुड वे, और आप अपना फ़ायदा सोचोगे और पब्लिक का फ़ायदा नहीं सोचोगे, ठीक है। सो वो चीज़ यहाँ पे मैटर करती है कि दैट विल डिफाइन कि कितना एथिकल सिस्टम है, ठीक है। इसीलिए बात करते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में कि एक एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी गुड टर्म जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि बिल्डिंग्स बनाओ, रोड्स बनाओ, रेलवेज बनाओ, बट अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करोगे और आप एथिकल पर्सपेक्टिव से एथिकल कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हो, तो यू कैन राइट दैट देयर शुड बी एन एथिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ऐसे मेजर्स होने चाहिए, ऐसे रूल्स होने चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशनल इंटेग्रिटी को प्रिजर्व करें, ठीक है। जैसे कि अगर आप जापानीज कल्चर देखोगे, ठीक है, उनकी जो बिजनेसेस हैं या जो भी कंपनीज हैं, दे रन ऑन फैमिलियल वैल्यूज़, ठीक है। वो सबको एक फैमिली मानते हैं, दे बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग वन, ठीक है। इसीलिए वो यूनिटी में बिलीव करते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करे। देन उसमें ऐसी सिस्टम होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन वगैरह सबको अवेलेबल है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज़ देयर फॉर एवरी एम्प्लॉय, ठीक है, जिसको आप राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात भी करते हो, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक की बात आ जाती है, वहाँ पे हम सिर्फ एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं। देन ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करता है वो सिस्टम, एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए वहाँ पे। कोई भी डिसीजन अगर लिया जा रहा है तो दैट पर्सन शुड नॉट एक्ट इन डिस्क्रिशन, कि अपनी मर्जी से कुछ भी हो रहा है। हर डिसीजन के लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एंड कोई भी इंसान या कोई भी बंदा मिसयूज़ ना कर पाए पावर को, ठीक है। तो यहीं पे बात आती है एक पोजीशन की और एक इंडिविजुअल की, कि जो भी काम हो रहा है वो एक पोजीशन से हो रहा है, ठीक है। अगर आप आईएएस बन के किसी पोजीशन पे बैठे हो तो उस पोस्ट की वैल्यू है, आपकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। सो आपको उसके रिस्पेक्ट करनी है, दैट शुड नॉट अब्यूज़ द पावर्स, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ये नहीं देखना है कि इन पावर्स का मैं फ़िलहाल मिसयूज़ कर लूँ, आगे जो भी है देखा जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द एथिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, ठीक है। देन हम बात करते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि जो प्रशासन है, उसको और ज़्यादा एथिकल बनाने के लिए क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करें, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं वो मैटर करते हैं या डिफाइन करते हैं आपके एथिक्स को, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन मैक्सिम्स विच आर इम्पॉर्टेंट, एंड ये 14 या 13-14 मैक्सिम्स है, ठीक है। इसमें से अगर आप 10 भी याद रख लेते हो या इवन 8 एंड यू कैन कोट देम, ठीक है, तो आपका आंसर सीरियसली बहुत एनरिच्ड बन जाएगा एंड यू विल गेट गुड मार्क्स इन दैट क्वेश्चन, ठीक है। और ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, इवन इन योर एसेज, ठीक है। सो सबसे पहले आता है हमारा मैक्सिमम ऑफ लीगैलिटी, यानी कि लॉ, ठीक है। आपका लॉ जो फ्रेमवर्क है वो कैसा है, ठीक है। सो लीगैलिटी के बारे में ऑलरेडी हम ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है, कि जिस तरीके से आपके लॉज हैं वही आपका एथिकल सिस्टम डिफाइन करेंगे। सो योर लॉज हैव टू बी वेरी प्रोग्रेसिव, ठीक है। देन बात करते हैं हम मैक्सिमम ऑफ जस्टिस एंड रैशनैलिटी की, ठीक है, कि आपका सिस्टम कितना जस्ट है, हाउ जस्ट योर डिसीजन मेकिंग इज़, एंड जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो हर इंसान को कितना जस्टिस प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। देन रीज़न, रैशनैलिटी इज़ रीज़न एंड लॉजिक, कि जो भी आपका सिस्टम है वो कितना लॉजिक पे चलता है, ठीक है। या तो आप वो कन्वेंशनली आप ट्रेडिशंस पे चला रहे हो, या कुछ ऐसी आपकी विम्स एंड फैंसीज पे चल रहा है, या फिर लॉजिक पे चल रहा है, ठीक है। इससे डिफाइन होगा कि आपका सिस्टम कितना एथिकल है। सो यू डोंट हैव टू बी ड्रिवन बाय योर फैंसीज एंड विम्स, ठीक है। द नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके सिस्टम को एथिकल बनाने के लिए, ठीक है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ बेसिकली आप अपने डिसीजंस के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल हो, वट एवर यू आर डूइंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन, वेदर यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट और नॉट, ठीक है। चाहे वो सिस्टम अच्छा काम कर रहा है या बुरा, ठीक है। गुड में तो हर कोई लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट बैड में यूजुअली पीपल शाय अवे, ठीक है।
दे शर्क देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो नहीं होना चाहिए. एंड अकाउंटेबिलिटी इज यू आर अल्टीमेटली अकाउंटेबल टू द पब्लिक इन जनरल एंड ऑल्सो टू द हायर अथॉरिटीज़ जो भी आपके ऊपर काम कर रहे हैं. ठीक है, जो भी आपके सुपीरियर हैं. इससे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट करके एक कल्चर होता है. ठीक है, इसी तरीके से हर इंसान जो काम कर रहा है उसके ऊपर जो हायर अथॉरिटी है उसको आप अल्टीमेटली अकाउंटेबल हो. सो ये प्रिंसिपल कितना अच्छे से लागू हो रहा है आपके सिस्टम में. ठीक है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में, दैट विल डिफाइन द ethical construct of your system. ठीक है. The next is work commitment. This is very important कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो काम करते हैं लोग, अल्टीमेटली जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं और क्या उनका कमिटमेंट है उनके काम की तरफ. ठीक है, इसके पर्सपेक्टिव में या इसके कॉन्टेक्स्ट में स्वामी विवेकानंद ने एक कोट दी थी विच इज़ वेरी गुड एंड सूटेबल ओवर हियर. एवरी ड्यूटी इज़ होली एंड डिवोशन टू ड्यूटी इज़ द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप. ठीक है, हर काम जो है वो होली नेचर का होता है, यानी कि पूजनीय होता है. ठीक है, एंड यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल, बी डिवोटेड टू वट एवर यू आर डूइंग. ठीक है, हर काम को आप उतनी ही डिवोशन से करो जैसे आप किसी भी काम को करते, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो. एंड दैट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप. इसीलिए कहते हैं कि वर्क इज़ वर्शिप एंड इस तरीके के कोर्स जो भी होते हैं. ठीक है, सो बेसिकली आपका जो ड्यूटी है, जो भी आपका काम आपको अलॉट किया गया है, उसको आप फुल कमिटमेंट और फुल डेडिकेशन से पूरा करो. ठीक है. नेक्स्ट इज मैक्सिमम यूटिलिटेरियनिज्म. इसका मतलब है कि पब्लिक वेलफेयर अल्टीमेटली या मैक्सिमम लोगों का भला हो. ठीक है, सो दैट इज़ समथिंग जो आपको अपहोल्ड करना है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक वेलफेयर एट लार्ज. ठीक है, सो जितना ज़्यादा आप मैक्सिमम लोगों के बारे में सोचोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका सिस्टम जो है वो एथिकल होगा. ठीक है. द नेक्स्ट इज मैक्सिमम ऑफ कंपैशन, कि कितना कंपैशन फ्लो करता है आपके एम्प्लॉयज़ में और आपके वर्कर्स में एंड एवरीथिंग. हाउ यू टेक डिसीजंस, हाउ यू ट्रीट पीपल. ठीक है, हाउ यू ट्रीट योर सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स. ठीक है, दैट्स ऑल्सो समथिंग विच डिफाइंस द एथिक्स. देन नेशनल इंटरेस्ट. इससे कैसे एथिक्स पता चलते हैं? अगर हम एग्जाम्पल ले जापानीज़ का, चाइनीज़ का एंड जर्मन्स का, तो जर्मन्स का जो एथिकल है सिस्टम उनका, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम देखें और जो हाईटेक डेवलपमेंट्स में हम देखें, सो दे फॉलो दैट इन ऑल द सिस्टम्स. ठीक है, सो बेसिकली इस वजह से वो आज इतने प्रॉस्पर कर पाए हैं क्योंकि वो अपने कंपनीज़ में या जो भी उनका बिजनेसेस करते हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें वो अपनी एथिकल वैल्यूज़ फॉलो करते हैं. ठीक है. सिमिलरली जापानीज़ भी सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए बहुत पॉपुलर है, बिकॉज नो मैटर हाउ वल्नरेबल देयर नेशन इज़ टू ऑल द डिज़ास्टर्स. ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हरिकेन्स एंड टाइफून्स ये सब आते रहते हैं, बट स्टिल दे ग्रो बैक एंड दे डेवलप एवरीथिंग जो बिल्कुल हाईटेक होता है. ठीक है, सो इसमें भी उनके एथिक्स जो है वो डिफाइन करते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन. सिमिलरली चाइनीज़ को भी हम आज सब जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे दे आर ट्राइंग टू बिकम द ग्लोबल पावर. ठीक है, उनका मैन्युफैक्चरिंग बेस एंड एवरीथिंग whatever they are doing. ठीक है, this is an example for the whole world. So इस हिसाब से जो सारे nations हैं they follow certain ethics and they stick to that. तो आपका क्या national interest है and how do you follow that, वो भी आपका ethics define करता है. Then next is transparency. This is very easy to understand कि आपका सिस्टम कितनी ट्रांसपेरेंटली काम कर रहा है, कितना नॉलेज है लोगों को, एक्सेसिबल कितना है इन्फॉर्मेशन. ठीक है. इंटेग्रिटी, दैट हाउ यू स्टिक टू व्हाट यू से. ठीक है, कि आप कितने ट्रू हो, कितने कंसिस्टेंट हो. देन इसमें ये भी एक पर्सपेक्टिव आ सकता है कि आप अपना पावर जो है वो पर्सनल मीन्स के लिए यूज़ नहीं करो. ठीक है, यू शुड बी हैविंग द इंटेग्रिटी ऑफ अपहोल्डिंग द वैल्यूज़ और एट ऑल द टाइम्स. ठीक है, आपको पब्लिक वेलफेयर में काम करना है, अपना पर्सनल मीन्स नहीं देखना है. ठीक है. द नेक्स्ट इज एक्सेलेंस. मैक्सिमम ऑफ एक्सेलेंस क्या होता है कि किसी भी काम को करो पूरी उसके साथ. ठीक है, पूरी डेडिकेशन के साथ और बहुत अच्छे तरीके से. एक्सेलेंस तो आप सब समझते ही हो. ठीक है, कि नॉट टू कॉम्प्रोमाइज़ विद स्टैंडर्ड्स, की क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए. ठीक है, कुछ भी करो तो यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी, यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द स्टैंडर्ड्स. ठीक है, शुड अडहेयर टू द टोटल क्वालिटी. द नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिवनेस एंड रेजिलियंस. रिस्पॉन्सिवनेस इसकी अगर कुछ हो जाता है तो हाउ यू रिस्पॉन्ड to such things. ठीक है, how you respond to the external as well as internal environments. की कई बार तो एक्सटर्नल इश्यूज आ जाते हैं. ठीक है, मान लो जैसे डिज़ास्टर्स हो गए या कुछ भी पब्लिक आउटरेज हो गया, दैट इज़ एक्सटर्नल. समटाइम्स इंटरनल भी लोगों के बीच में मतभेद हो जाते हैं. ठीक है, वैल्यू कन्फ्लिक्ट करती है, इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट करते हैं. सो उन तरीके की सिचुएशंस में हाउ डू यू रिस्पॉन्ड. एंड देन रेजिलियंस इज
हाउ डू यू गेट बैक टू द इक्विलिब्रियम, यानी कि जैसी सिचुएशन थी आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है दैट यू रीस्टोर दैट थिंग, ठीक है, आप एक नॉर्मल एनवायरनमेंट पे कैसे वापस पहुंचते हो, ठीक है, यानी कि कोई भी डेविएशन हो रहा है देन हाउ डू यू शो योर रेजिलियंस, हाउ डू यू अडेप्ट टू दैट थिंग एंड गेट बैक, यानी कि रिकवर कैसे करते हो, कैसे रीस्टोर करते हो टू अचीव दैट इक्विलिब्रियम। सो दीज आर सर्टेन मैक्सिम्स जो आपके एथिकल प्रिंसिपल्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। देन एक है मैक्सिमम ऑफ फ्यूजन, इसका क्या मतलब है कि हर किसी के आप वैल्यूज़ को कैसे आप होल्ड कर रहे हो, हर किसी के राइट्स को, और बेसिकली आप कह सकते हो कि सबका भला होना चाहिए, अल्टीमेटली सबकी बात रखी जानी चाहिए, रैशनली ब्रिंग कलेक्टिव आइडियाज़, ठीक है। इंडिविजुअल्स का जो एम्प्लॉयज़ है और पूरा ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू क्या है आपका, एंड देन सोशली क्या रेलिवेंट है, इन सब चीज़ों को हार्मोनाइज करना है, देन यू फ्यूजन, उसी को हम फ्यूजन बोलते हैं, एंड देन अल्टीमेटली क्या सॉल्यूशन निकल के आ रहा है उस पर आपको काम करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है एंड सबकी बात ऊपर रखी जाती है, ठीक है। अब अमेरिकन सोसाइटी ने भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट दिया है पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, दिस इज़ समथिंग विच यू कैन कोट, ठीक है। चाहे तो आप कोट कर सकते हो कि अमेरिकन सोसाइटी का है, नहीं तो आप इसको जनरलाइज तरीके से भी लिख सकते हो, एंड नोबडी विल टेल कि ये अमेरिकन का है एंड ऑल दैट, क्योंकि ये सब अल्टीमेटली सारे सिविल सर्वेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सो द ऑर्गेनाइजेशंस नेम इज़ आस्पा, दैट इज़ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कोड ऑफ कंडक्ट दिया इन्होंने कि oppose all forms of discrimination, harassment and promote affirmative action, ठीक है, कि अल्टीमेटली कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब इन चीज़ों को फॉलो करके आप ये इंश्योर कर सकते हो कि आप एथिकली वर्क कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन को हटाओ, फिर क्या करना है कि सपोर्ट द पब्लिक्स राइट टू नो, हर इंसान को जानने का हक है कि उनकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे काम चल रहा है, ठीक है। एनकरेज द पीपल टू पार्टिसिपेट, ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि लोकल पार्टिसिपेशन या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे सिटीजन चार्टर का भी एग्जाम्पल कोट कर सकते हो कि उसमें भी पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए कि कैसे कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बनाए जाने चाहिए, ठीक है। देन रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अल्टीमेटली आप अपने लॉ ऑफ द लैंड को रिस्पेक्ट करो एंड अबाइड करो लॉ से, ठीक है, क्योंकि जितना लॉफुली आप काम करोगे उतना बेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पब्लिक इंटरेस्ट शुड बी अबव सेल्फ इंटरेस्ट, दिस इज़ वेरी बेसिक एंड यू शुड नो दिस, ऑल्दो सब लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं, बट फिर भी ये एक आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको जनता के बारे में सोचना है, खुद के बारे में नहीं सोचना है। देन नो कॉम्प्रोमाइज़ फॉर एडवांसमेंट, ऑनर और पर्सनल गेन विदाउट फेवरेटिज्म, ठीक है, कि ऐसा कुछ आपको फेवरेटिज्म शो नहीं करना है कि किसी एक इंसान का काम आप जल्दी कर दे रहे हो, ठीक है, जस्ट बिकॉज वो आपका पर्सनली कुछ रिलेटिव है या कुछ है। देन आपको अल्टीमेटली लॉज एंड प्रोसीजर्स के हिसाब से चलना है, ठीक है। एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़, आपको ओवरऑल कैपेबिलिटी बढ़ानी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, सारे एम्प्लॉयज़ को और एडमिनिस्ट्रेटर्स को और हर एक वर्कर को आपको खुश रखना है, उन सब की कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। देन टू स्ट्राइव फॉर प्रोफेशनल एक्सेलेंस, अल्टीमेटली जो आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपको उसको और आगे लेके जाना है, ठीक है, उसके एक्सेलेंस की तरफ आपको काम करना है, ठीक है। देन दिस इज़ अबाउट दिस अमेरिकन सोसाइटी का कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम आगे सिविल सर्विसेज के बारे में। वेट अ सेकेंड, सो विल स्टडी अबाउट द सिविल सर्विसेज नाउ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी के PDF में, स्क्रॉल डाउन नहीं हुआ था ये ठीक से, सो नाउ विल मूव फॉरवर्ड। ओके, तो सिविल सर्विसेज क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सबको पता है कि हम सब लोग सिविल सर्विसेज के लिए एस्पायर कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली जो एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं, ठीक है, उसमें सिविल सर्वेंट्स ही काम करते हैं, ठीक है। इट इज़ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, और जो ब्यूरोक्रेसी है उसको परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है, ठीक है। सो इट इज़ एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जैसे कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बोलते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि चाहे एग्जीक्यूटिव ब्रांच है लेकिन इसमें आर्मी और जुडिशल फंक्शनरीज इन्वॉल्व नहीं होते, यानी कि जजेस को और जो हमारे आर्मी पर्सनल होते हैं इनको आप सिविल सर्वेंट्स नहीं बोलोगे, ठीक है। सो ऑल सिविल सर्विसेज आर पब्लिक सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने के लिए, ठीक है, कि जितने भी सिविल सर्वेंट है वो पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑल पब्लिक सर्विसेज सिविल सर्विसेज हों, यानी कि जो लोग हैं वो
सिविल सर्वेंट ना होते हुए भी पब्लिक सर्विसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द होल पॉइंट ऑफ दिस लाइन। ये सिविल सर्विसेज जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। वही सिंपल जनरलाइज से पॉइंट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसको बढ़ाते हैं। देन इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग में काम करते हैं, ये रेगुलेशंस में काम करते हैं। देन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस, जो भी हमारे गवर्नमेंट के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस ये सब रन कर रहे हैं, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए सिविल सर्वेंट्स की ज़रूरत होती है। लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे, जैसे कि हम सब ने देखा ही होगा, ठीक है। जैसे कि IAS हैं, वो बहुत सारे अलग अलग लेवल पे पोस्ट किए जाते हैं, कुछ SDM बनते हैं, देन आगे प्रमोट होकर DM बनते हैं, देन सम पीपल आर BDOs इवन एट द बेसिक लेवल, देन कुछ डायरेक्टर्स बनते हैं, कुछ बोर्ड्स के, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग जगह पे लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। सर्विस डिलीवरी के लिए सिविल सर्विसेज जो है वो हेल्प करती है, इनफैक्ट वही ऑपरेशनलाइज करती है सर्विस डिलीवरी को, ठीक है, एट द कटिंग एज लेवल। देन प्रोवाइडिंग कॉन्टीन्यूटी एंड चेंज, तो सिस्टम को कैसे कहाँ रिफॉर्म की ज़रूरत है वो भी ध्यान रखते हैं, कैसे जो चीज़ें अच्छी हैं उसको चलाना है आगे, इंश्योर करना इक्विलिब्रियम, वो भी सिविल सर्वेंट्स जो है वो देखते हैं। सो दैट्स वाई सिविल सर्विसेज या फिर सिविल सर्वेंट्स आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं किसी भी क्वेश्चन में जो आपका सिविल सर्विसेज से रिलेटेड हो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव कंट्रोल की बात करते हैं कि प्रशासन पे जो है नियंत्रण कैसे रख सकता है हमारा लेजिस्लेचर, ठीक है। इसके बारे में हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको फटाफट से हम ब्रीफ में देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, कि एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो कौसी लेजिस्लेटिव और कौसी जुडिशियल फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, सबको पता ही है, ठीक है। कि कुछ ऐसे सिस्टम्स भी होते हैं जहाँ पे आपको जुडिशियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि DM है वो कुछ ऐसे काम करता है। देन कहीं कहीं आपको पॉलिसी मेकिंग भी करनी होती है। देन दे हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग आर्बिट्ररी, तो इस चीज़ में वो कई बार आर्बिट्ररी हो जाते हैं, यानी कि कुछ भी करने लगते हैं, दे यूज़ देयर ओन डिस्क्रिशन, ठीक है। एंड इस तरीके से क्या होता है कि उनकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। सो अल्टीमेटली उसको कंट्रोल करने के लिए लेजिस्लेचर अपना कंट्रोल दिखाता है एडमिनिस्ट्रेटर पे। तो कैसे, किन तरीक़ों से हो सकता है, उसके कुछ रास्ते हैं कैसे, जैसे कि जो लेजिस्लेचर है वो जनरली भी सुपरविजन और डायरेक्शन और ये सब काम करता है, ठीक है। इनके पास एक जनरल पावर होती है। लेजिस्लेचर का मतलब क्या है, जो भी हमारे लॉ मेकिंग में काम करते हैं, और ये कौन होते हैं, ये होते हैं MPs एंड MLAs, ठीक है। सो अल्टीमेटली नेता लोग, पॉलिटिशियंस, ठीक है। तो अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस जो है वो डायरेक्शन देते हैं, सुपरविजन देते हैं, कंट्रोल करते हैं ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पे। जैसे कि अभी हम कोरोना के केस में भी देखें तो ऑल द एडमिनिस्ट्रेशंस आर बीइंग रन अंडर द सुपरविजन ऑफ CMs, ठीक है। देन और कैसे काम करता है ये डील्स विद द पब्लिक पर्सनल, ठीक है। जो भी ये सिविल सर्वेंट्स या ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं उनके साथ उनसे रिलेटेड मैटर्स में ये डील करता है लेजिस्लेचर। उनका रिक्रूटमेंट कैसा होना चाहिए ये डिसाइड करते हैं। देन ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ सर्विस ये डिसाइड करते हैं, सर्विस कंडीशंस डिसाइड करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि उनको कैसे एक्ट करना है किस सिचुएशन में, ये भी लेजिस्लेचर ही डिसाइड करता है। तो अल्टीमेटली जैसा वो बोलेंगे वैसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स हाउ दे एक्सरसाइज देयर कंट्रोल। सो कहीं पे उनको लगा कि कोई बंदा ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे कर रहा है या फिर अपना ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, तो दे कम इन द पिक्चर। द नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो उनकी मर्ज़ी के बिना उनकी गाइडलाइंस को वो नहीं कर सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट एक्ट कंट्रारी टू द गाइडलाइंस, जो उन्होंने बोला है उसी के हिसाब से उन्हें एक्ट करना है। कुछ पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, दे कैन नॉट स्पेंड इवन अ सिंगल रुपी, ठीक है। उनका सैंक्शन बहुत ज़रूरी है। देन एडमिनिस्ट्रेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू कीप एक्यूरेट फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी वो कर रहे हैं, जितने भी वो लीगल टेंडर्स पास कर रहे हैं, जो भी पैसे खर्च कर रहे हैं, दे हैव टू मेंटेन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड उनकी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है लेजिस्लेटर्स को, ठीक है। सो दैट्स हाउ द कंट्रोल इज़ मेंटेन्ड। इसके कुछ मीन्स हैं जो आप सब जानते ही हैं, कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस, कि प्रेसिडेंट जो बोल रहा है वो उस मोशन को पास करना ज़रूरी है। देन डिस्कशंस होते हैं बजट पे, इंटरनल ऑडिट, क्वेश्चन आवर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस, जैसे कि कट मोशन वगैरह होता है, ठीक है। देन पार्लियामेंट्री कमिटीज़, ये सब होते हैं जो आपको कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए हेल्प करते हैं कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे कंट्रोल में रखना है। सिमिलरली जुडिशियल कंट्रोल की हम बात करते हैं, तो जुडिशरी उतना इंटरफेयर नहीं कर सकती जितना लेजिस्लेचर कर सकता है, ठीक है। और इनफैक्ट वो तभी इंटरफेयर करेगी जब उसको खुद से इनवाइट किया जाए, अदरवाइज वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो जुडिशियल कंट्रोल के क्या मीन्स हैं,
जिसको हम जुडिशियल रिव्यू भी बोलते हैं, ठीक है। समटाइम्स सुओ मोटो वो ले लेती हैं कुछ चीज़ों को, जैसे कि हम क्रैकर्स की बात करें, दिल्ली में जो बैन हो गए थे या फिर पूरे इंडिया में, ठीक है। सो दैट वाज अ सुओ मोटो डिसीजन। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन पे कुछ कुछ कंट्रोल जुडिशरी भी करती है, एंड दिस इज एक्सरसाइज थ्रू जुडिशियल रिव्यू। देन स्टैट्यूटरी अपील्स, कुछ अपील्स की जाती हैं, क्रिमिनल एंड सिविल सूट्स, ठीक है, जो केसेस फाइल किए जाते हैं। देन प्रेरोगेटिव रिट्स, ये तो सबको पता ही है, हम पढ़ते हैं, ठीक है, हेबियस कॉर्पस एंड मैंडेमस एंड ऑल दैट। रिट्स भी जो है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट एंड इवन हाई कोर्ट दे कैन इशू, ठीक है। सो this can be issued against the public authorities, so that's how they maintain the control over administrators, ठीक है। so ये हो गया हमारा judicial control। अब बात करते हैं ombudsman control की। so ombudsman control कैसे होता है, ombudsman होता कैसे, पहले ये देख लेते हैं। ये कैसा बंदा होता है या बंदी होती है, ठीक है, एनी पर्सन, ठीक है, हु इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, वो उसको कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो दे एक्सरसाइज अ चेक ओवर दी गवर्नमेंट रेगुलेशंस या कुछ भी ऐसी चीज़ कह लो कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर रही है जो पब्लिक राइट्स के अगेंस्ट है, ठीक है। सो दे सपोर्ट द राइट्स ऑफ द पीपल, दे रिप्रेजेंट पब्लिक, ठीक है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट एक्शन, ठीक है, जिसके लिए अन्ना हज़ारे जी ने बहुत बड़ा वो किया था, रेवोल्यूशन, अगर आप सबको याद होगा तो, ठीक है। सो बेसिकली उनको पावर होती है इन्वेस्टिगेट करने की, क्रिटिसाइज करने की, एंड इवन पेनलाइज करने की, ठीक है, या पब्लिसाइज करने की, नॉट पेनलाइज सॉरी, ठीक है, पब्लिसाइज करते हैं वो इन सब किसी की, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर अगर गलत काम कर रहे हैं, दिस ऑम्बड्समैन कैन कम इन पिक्चर एंड कह सकते हैं कि ये इंसान, ये एमपी, ये एमएलए ऐसे गलत कर रहा है, सो दिस शुड नॉट बी डन। बट इनकी पावर भी लिमिटेड है, दे कैन नॉट रिवर्स देयर डिसीजन, ठीक है। किसी ने कुछ एक्शन ले लिया है या फिर किसी ने कुछ काम कर दिया है, उसको रिवर्स नहीं कर सकता ऑम्बड्समैन, ठीक है। दे पब्लिक रिड्रेसल में ये इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली, ठीक है। दे हैव the power to redress public grievances, individual grievances, एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं अपने सजेशंस वगैरह दे के, ठीक है, और गलत चीज़ों को हाईलाइट करके। देन दे ऑल्सो सुपरवाइज द ब्यूरोक्रेसी, ओवरऑल सुपरवाइज करते हैं, ठीक है। इंडियन में इंडियन ऑम्बड्समैन सिस्टम कैसा है, लोकपाल और लोकायुक्ता, दिस इज ऑल्सो वी स्टडी इन पॉलिटी, ठीक है। सो बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी हैं, पबेड वाले या फिर पॉलिटी वाले लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें एथिकल टच देना होता है बस, ठीक है। सो लोकपाल सेंट्रल लेवल पे और लोकायुक्ता स्टेट लेवल पे होता है हमारा ऑम्बड्समैन, दे टेक केयर ऑफ द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह एक्ट करते हैं, दे कैन इंक्वायर इनटू द केसेस ऑफ करप्शन, कुछ भी ऐसे करप्शन चल रहा है अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज, ठीक है। देन इनका मैकेनिज्म होता है, कंप्लेंट्स वगैरह फाइल की जाती हैं, देन इंक्वायरीज कंडक्ट की जाती हैं, इस तरीके से ये चलता है, ठीक है। देन आगे क्या है कि ये एक वॉचडॉग की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपको पता है कि देयर इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी जो आपके काम को देख रहा है, और अगर आपने कुछ करप्शन की, सो इट कैन बी पब्लिसाइज्ड, ठीक है, इट कैन बी क्रिटिसाइज्ड, तो आपको ये रहता है कि देयर इज़ सम वॉचडॉग ओवर मी, ठीक है, ओवर द इंटीग्रिटी ऑफ मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, एंड द सीनियर सिविल सर्वेंट्स, इवन द पीएम कैन कम अंडर द स्क्रूटिनी, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ एन ऑम्बड्समैन। पार्लियामेंट ने ये बिल पास किया था 2013 में, और अभी रिसेंटली वी हैव गॉट आवर फर्स्ट ऑम्बड्समैन, फर्स्ट लोकपाल। कौन है वो, उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है कि एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेटस क्या चल रहा है अभी, ठीक है, क्या है। सो बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इट्स अ डिसिप्लिन इन्वॉल्विंग थ्योरीज, पैराडाइम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बोरोड फ्रॉम अदर साइंसेज। कि पबएड मतलब कि कैसे आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन को कैसे चलाना है, बेसिकली कैसे रन करना है, मशीनरी, गवर्नमेंट, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। देयर कुड बी नो यूनिफॉर्म अप्रोच ऑफ टीचिंग एथिक्स इन स्कूल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको एथिक्स कैसे लाने हैं या कैसे पढ़ाने हैं, इसका कोई एक अप्रोच नहीं हो सकता, ठीक है। देयर कैन बी मैनी वेज, ठीक है। सम फिलोसफीज़ क्या हैं पब्लिक इंटरेस्ट को लेके, अगर हम बात करें इंट्यूशनिज्म की बात करते हैं, ठीक है, जिसको हम अंतर्ज्ञान भी, इंट्यूशन तो आप सब जानते ही होंगे कि हमें कभी कभी इंट्यूशन होती है कि ये ऐसा सही नहीं है या फिर ये अच्छी चीज़ है, समथिंग लाइक दैट, वी गेट द वाइब्स, ठीक है, अंदर से। सो इट जस्टिफाइज एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस इन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस, द एडमिनिस्ट्रेशन चूजेज एन अल्टरनेटिव बाय इंट्यूशन।
क्या होता है कि जो चलता आ रहा है, जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है उसी को फॉलो करते रहो, और कोई अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई ये आपको चीज़ ठीक नहीं लग रही है, तो कोई भी अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन ले लो अपने इंट्यूशन के हिसाब से, यानी कि आपको जो ठीक लग रहा है आप वो कर लो, ठीक है। दिस इज व्हाट इज इंट्यूशनिज्म। द नेक्स्ट इज परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म क्या होता है? पूर्णतावाद, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रमोशन ऑफ एक्सीलेंस। परफेक्शन तो आपको पता ही है कि हर फील्ड में आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ लानी है, ठीक है। यू हैव टू प्रमोट एक्सीलेंस इन ऑल स्पेस ऑफ सोशल एक्टिविटीज़। सो इस तरीके से भी आप पब्लिक वेलफेयर को सपोर्ट कर सकते हो या प्रमोट कर सकते हो। द नेक्स्ट इज यूटिलिटेरियनिज्म। इसको हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम गुड फॉर द मैक्सिमम नंबर्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको भला करना है। इस चीज़ में एक वो क्या होता है, ड्रॉबैक कह सकते हो या फिर लूप होल कह सकते हो कि ज़्यादा लोगों को भला करने के लिए कई बार आप कुछ लोगों को वर्स ऑफ भी छोड़ सकते हो। जैसे कि अगर हम रिसेंट एग्जांपल लें कोरोना का, ठीक है, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीथिंग, बट जब इनिशियली लॉकडाउन हुआ था तब ज़्यादा लोगों को बचाने के लिए, ठीक है, टू सेव द लैक्स ऑफ पीपल और यू कैन इवन से करोड्स ऑफ पीपल, सम पीपल वर लेफ्ट अनअटेंडेड, जिसमें माइग्रेंट सबसे पहले आते हैं, ठीक है, द लेबर क्लास। सो दे स्टार्टेड मूविंग ऑन फुट, ठीक है। उनके लिए कोई ट्रेन्स, कोई बसेस वगैरह नहीं थी अवेलेबल, सो उन लोगों को छोड़ दिया गया। ऑल्दो अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करना चाहिए उनके लिए, इनफैक्ट बहुत पहले कर देना चाहिए था, ठीक है। लेकिन उस टाइम जो डिसीजन लिया गया था उसको यही बोलते हैं कि मैक्सिमम लोगों का भला होना चाहिए, इवन इफ इट मे रेंडर सम वर्स ऑफ, ठीक है। द नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसमें क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल इज इक्वल राइट, अनदर प्रिंसिपल इज इक्विटी। अब ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये आपको समझना ज़रूरी है। एक होता है इक्वालिटी या इक्वल राइट, एक होता है इक्विटी। सो इक्वालिटी इसकी सबके लिए सेम चीज़ फॉलो हो रही है, ठीक है। इक्विटी एक स्टेप और आगे होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको नीड बेस्ड हेल्प करना होता है लोगों का, ठीक है। जैसे कि रिजर्वेशन सिस्टम है या और भी चीज़ें जो हम करते हैं, असर्टिव अप्रोच। बेसिकली आपको लोगों को एक ही लेवल पे लाने के लिए जो लोग थोड़ा ज़्यादा नीचे हैं, ठीक है, उनको थोड़ा ज़्यादा हेल्प करना है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ इक्विटी ऑल अबाउट। ये जॉन रॉल्स की थ्योरी भी है कि अगर कोई भी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आता है तो आपको इक्विटी पे फोकस करना है, ठीक है। सो यू हैव टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या एक्स्ट्रा सर्विसेज टू द पीपल हु हैव लेस, ठीक है, और हु आर मोर नीडी, ठीक है, टू अल्टीमेटली गेट द सिचुएशन एट इक्विलिब्रियम। सो दैट्स व्हाट इज़ दिस अबाउट। द नेक्स्ट इज एथिकल इश्यूज़ क्या हैं हमारे इंडियन सिविल सर्विसेज में, ठीक है। समटाइम्स दीज इश्यूज़ आर वेरी सिंपल एंड हमें लगता है कि बहुत कॉमन है, बट आंसर लिखते टाइम हमें एग्जैक्ट कीवर्ड्स याद नहीं आते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट दिस इज़ बीइंग टॉट, और आपको याद भी रखने हैं। सो इट इज़ alleged that there has not been much improvement। अभी तक हमें ऐसा सुनने में आता ही रहता है, ठीक है, पब्लिक कंप्लेंट करती रहती है, बहुत लोग बोलते रहते हैं कि जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है या फिर सिविल सर्विसेज का सिस्टम है उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई है ओवर द ईयर्स, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी में वही रेड टेपिज्म एंड अब्यूज़ ऑफ पावर एंड ये सब चल रहा है, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा सबसे बड़ा एविल जो है वो है करप्शन। तो यही बोलते हैं हर जगह करप्शन हो रहा है, ठीक है। इसी के अगेंस्ट वो एंटी करप्शन मूवमेंट भी हुई थी एंड दैट इज़ वाई लोकपाल जो था वो हमारे आए थे, ठीक है। करप्शन बेसिकली क्या होता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेलियर ऑफ एथिक्स, कि आपका एथिक्स सिस्टम जो है वो पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आप पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा बेनिफिट देते हो, पब्लिक के बारे में नहीं सोचते हो, आपको वेल्थ एक्यूमुलेट करना है एंड ऑल दैट, ठीक है। वहाँ पे एथिक्स जो है वो पूरा फेल हो जाता है, ठीक है। अब कई लोगों के लिए हैबिट बन जाता है, ठीक है, कि भाई करना ही है, अब सिस्टम में घुस गए हैं तो इसीलिए घुसे हैं कि भाई पैसे इकट्ठे कर लो सारे, ठीक है। सो करप्शन जो है वो आदत बन जाता है कई लोगों के लिए। सो दैट्स वेरी बैड बट इट इज़ रियलिटी, ठीक है। सो देर आर टू फेसेट्स टू द करप्शन। या तो भाई जो इंस्टीट्यूशन है वही पूरा का पूरा करप्ट है, वहाँ पर सब चीज़ें ही ऐसे चल रही हैं, उसको कुछ किया नहीं जा सकता, वो सिस्टम ही करप्ट है, ठीक है। द नेक्स्ट इज इंडिविजुअल्स, कि पूरा इंस्टीट्यूशन जो है वो करप्ट नहीं है, देर आर गुड पीपल ऑल्सो जो ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, और कुछ इंडिविजुअल जिनकी अपनी पर्सनल वैल्यूज़ आर डेफिशिएंट, ठीक है, जो एथिकल नहीं है वो करप्शन करते हैं, ठीक है। सो ये दो तरीके से करप्शन चलती है। देन एथिकल इश्यूज फेस्ड बाय सिविल सर्वेंट्स क्या हैं, क्या उनको इश्यूज अल्टीमेटली डायलेमास या कंसर्न्स आते हैं, ठीक है। एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड अब्यूज़ ऑफ पावर। इनके केस में क्या होता है कि पावर जो है किसी को ज़्यादा मिलती है, मतलब अगर दो आईएएस हैं, ठीक है, सेम तरीके से वो सेम लेवल पे हैं, लेकिन उनकी पोस्ट ऐसी है कि एक के पास ज़्यादा पावर है और एक के पास कम पावर है, ठीक है।
सो इसी वजह से एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं उसको, एंड जिसके पास ज़्यादा है वो उसको अब्यूज़ भी करता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बहुत ज़्यादा है, ये हमेशा बोला जाता है कि पॉलिटिशियंस के हिसाब से ही चलना पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए। क्रोनिज्म आ जाता है कि पॉलिटिशियंस जो है वो अल्टीमेटली वहीं उन्हीं के हिसाब से चलते हैं जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, पैसा देते हैं। द लैक ऑफ एक्शन अगेंस्ट करप्ट ऑफिशियल, चाहे आपको पता भी लग जाएगा कि यहाँ पे करप्शन हो रहा है पर उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होता है। द लैक ऑफ प्रॉपर प्रोटेक्शन टू द विसल ब्लोअर्स, ये बहुत बड़ा एक लूप होल है, ठीक है, क्योंकि जो बंदा अगर कुछ ऐसी चीज़ हाईलाइट भी कर रहा है उन्हीं की जान पे खतरा आ जाता है, उनके लिए कोई बहुत अच्छा सा वो नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है उनके लिए, ठीक है। देन लैक ऑफ प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, लोग चाहे कितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना लो फिर भी लोग कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करते हैं। देन ट्रांसपेरेंसी और सेंसिबिलिटी की भी कमी है, ठीक है। दीज आर द इश्यूज विच सिविल सर्वेंट्स फेस। अब इस कॉन्टेक्स्ट में सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या बोला है, ARC जो है हमारा कमीशन था, उन्होंने बोला करप्शन इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न पर्टिकुलरली एट द टॉप लेवल्स, कि करप्शन तो हो रहा है हर जगह पे, ठीक है, गवर्नमेंट के पूरे सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन जब ये टॉप लेवल पे होने लगता है, ठीक है, जो बड़े बड़े लोग हैं वो जो हायर अथॉरिटीज़ है वो करने लगते हैं तो तब सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाता है, ठीक है। सो जो कटिंग एज लेवल होता है वहाँ पे सिस्टम अगर करप्ट है देन इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। क्यों है और क्या बोला ARC ने इसके बारे में कि कमिटमेंट नहीं है लोगों का टुवर्ड्स द वैल्यूज़, टुवर्ड्स द रिड्रेसल ऑफ सिटीजन ग्रीवेंसेज एंड ऑल दैट, ठीक है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल नहीं है लोग, या अगर हैं भी तो दे डू नॉट फॉलो द रूल्स, ठीक है। इंटेग्रिटी नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ ये मिसिंग है कि दे आर नॉट कंसिस्टेंट विद देयर वैल्यूज़। एटीट्यूड ऑफ एरोगेंस, लोग अगर कुछ बन जाते हैं तो दे थिंक कि हम ही सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है, हम भगवान है। So they have arrogance and they have indifference towards the needs of people, towards the grievances of people. Then frequent transfer of officers, किसी ने कुछ अच्छा कर दिया या कोई अगेंस्ट जा रहा है सिस्टम के तो उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बारे में जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं हमारे IAS ऑफिसर, ठीक है, जिनका हम एग्जांपल हर जगह कोट करते हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको पता ही होगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ ट्रांसफ़र के बारे में, ठीक है। The next is nexus between politicians and bureaucrats, ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि जो सिविल सर्वेंट्स है वो पॉलिटिशियन से मिल जाते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से आप चलते रहोगे तो ठीक है, आपका भी फ़ायदा हो रहा है, उनका भी फ़ायदा हो रहा है पब्लिक के भाड़ में, ठीक है। सो दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक, यहाँ पे करप्शन सबसे ज़्यादा हाई हो जाती है। देन और भी प्रॉब्लम्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं इन दी नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। दे आर वेरी सीरियस इश्यूज, ठीक है, वेस्टेड इंटरेस्ट एंड ऑल दैट, पार्किंसंस लॉ, वो सब हम पढ़ेंगे। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर आई वुड से, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। एंड इस लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप इट वाज हेल्पफुल। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट लाइक एंड कमेंट, एंड अगर कुछ इश्यूज हो तो देन ऑल्सो यू कैन कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।